सो जनवरी 2025 MCQ। अब इसमें आपको पता है 30 मार्क्स का MCQ पार्ट रहता है विच इज कंपलसरी, एंड इसमें मतलब कंपलसरी है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो 4 केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो 1 इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, केस सिनेरियो 2 इज रिलेटेड टू GST। तो देख लीजिए GST के मार्क्स कितने, 2 + 2 + 2 6। देन केस सिनेरियो 3 भी GST से संबंधित है, अगेन 2 + 2 + 2 6 मोर 12 हो गया GST का। फिर क्वेश्चन नंबर 12 GST है, 13 GST, ये हो गया GST का 15 मार्क्स। ओके, देन लास्ट वाला केस सिनेरियो इनकम टैक्स का। सो GST के 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो हम लोग केस सिनेरियो नंबर 2 जो दिया है GST वाला वो देखते हैं। तो अगेन इतना सारा डेटा दिया है, बट मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं कभी भी पहले ध्यान देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या है उस पर, उस हिसाब से डेटा को हम लोग थोड़ा रीड करेंगे। तो एकदम ब्रॉडली, एकदम एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बोला है कि वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल अंडर RCM। ओके, देन अमाउंट ऑफ ITC that can be claimed by Mr. Mohan Raj for the month of June 2024 including RCM transactions। ITC कितना क्लेम कर सकता है वो पूछा है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। यस, अब ये पहले के भी केस सिनेरियोज में ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया है। जैसे इन लोगों ने ये पूरा जो डेटा दिया है, इसका आगे के वैल्यूएशन से कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स इट कुड हैव बीन अ नॉन केस सिनेरियो क्वेश्चन ऑल्सो। ये डेटा दिया है उन लोग ने, प्लेस ऑफ सप्लाई से संबंधित दिख रहा है, केरला, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, और उसका क्वेश्चन ये है बस, स्टैंड अलोन। फिर ये जो डेटा दिया है ये मे बी रिलेटेड टू 6th and 7th, वो देखते हैं। चलिए केस सिनेरियो नंबर 2 पहला, मिस्टर मोहन राज ऑफ केरला unregistered under GST deals with supply of cosmetic items within Kerala. He ordered an iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra through online from an electronic commerce operator located in Delhi. उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया आईफोन फॉर हिज सन स्टडिंग इन महाराष्ट्र पुणे, ओके, फ्रॉम एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर लोकेटेड इन दिल्ली। ही गेव हिज केरला एड्रेस फॉर बिलिंग एंड हिज सन्स हॉस्टल एड्रेस इन महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी। द सप्लायर इन दिल्ली डिस्पैच्ड एंड ऑर्डर्ड द फोन फ्रॉम हिज गोडाउन इन कर्नाटका। वो निकल रहा है कर्नाटका से, पहुंच रहा है महाराष्ट्र, सप्लायर का एड्रेस है दिल्ली, बायर बैठा है केरला में, और फोन डिलीवर हो रहा है उसके सन को महाराष्ट्र। तो बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इट इज द लोकेशन वेयर इट इज डिलीवर्ड, डिलीवरी एड्रेस इज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। याद है क्या कुछ? he applied for registration under the GST proprietor concern and got registered in the state of Kerala। तो ये तो अलग बात हो गई। so we will go with which answer? महाराष्ट्र। ये प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग ने पढ़ा था इसके रिस्पेक्ट में कि द डिलीवरी एड्रेस शैल बी टेकन एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। फिर उसने एज अ प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन लिया है। ओके, नाउ अगेन वी शुड रिमेंबर दैट ही इज एन इंडिविजुअल। ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024 he purchased goods valued at rupees 5 lakh for making further supply. Out of the above purchases he gifted stock worth rupees 2 lakhs to his daughter who is doing the same line of business in Kerala to help her। तो उसने सबसे पहले तो 5 लाख के गुड्स परचेज किया है फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई। उसमें से 2 लाख के गुड्स उसने अपने डॉटर को गिफ्ट किया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है वो। तो टेल मी, यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाई पूछा है और ITC के लिए भी पूछा है। तो इसमें 5 लाख को अगर हम लोग, क्योंकि उसने इनिशियली जब परचेस किया था तो फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई है, तो 5 लाख को अगर हम लोग मानते हैं कि इट इज परचेस्ड, उस पर ITC मिलना चाहिए नॉर्मली स्पीकिंग। ठीक है, फिर उसने देखा कि उसने 2 लाख उसमें से डॉटर को ट्रांसफर कर दिया, फ्री में गिफ्ट कर दिया। तो या तो ITC रिवर्स करना पड़ेगा या तो उसको सप्लाई मान लेते हैं। याद है शेड्यूल 1 पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो इसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे। इसका जो आउटवर्ड सप्लाई का वैल्यू है ना, उसमें ये 2 लाख को हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि देखिए ओरिजिनली उसने जब 5 लाख का परचेस किया था तब उसने
पहले से नहीं सोचा था कि 2 लाख इज नॉट फॉर माई बिजनेस, 5 लाख तो फॉर आउटवर्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ही था, उसमें से उसने 2 लाख अपनी डॉटर को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, जो बिजनेस के लिए किया. सो इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1. ओके, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ सप्लाई. तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए और बी तो बाहर हो गया. क्यों? क्योंकि वो 2 लाख से कम है. क्लियरली 2 लाख को अगर हम लोग सप्लाई मान रहे तो ही सप्लाइड स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज 1,50,000 टू एन अनरजिस्टर्ड बायर इन केरला. तो भले ही वो बायर अनरजिस्टर्ड है बट इसके लिए तो सप्लाई है, तो ये भी ऐड होगा उसके सप्लाई में. 2 लाख प्लस 150, 3,50,000. कैलकुलेटर लग रहा है क्या? लग रहा है. देन he paid 10,000 towards rent to local municipal corporation for the shop taken on rent at a bus terminal in Kerala. तो उसने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से शॉप लिया है रेंट पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लायबल अंडर रिवर्स चार्ज. तो इसके रिवर्स चार्ज वाले सप्लाई में आ जाएगा ये. एंड ही ऑल्सो पेड अ रेंट ऑफ 20,000 फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट इन केरला. This property was used for his personal residence. नहीं, क्योंकि ये भले ही मिस्टर मोहन is registered as this entity, but he is using that residential property for his personal purpose. वो एक एक्सेप्शन था उसका. अदरवाइज रिवर्स चार्ज लगता था ये वाले रेंट पे, लेकिन नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, बिकॉज ही इज यूजिंग इट इज फॉर पर्सनल पर्पसेस. तो दिस विल बी एग्जेम्प्ट. रेट्स ऑफ जीएसटी दिया है 6,612 फॉर गुड्स एंड 9,918 फॉर सर्विसेज. तो चलिए बताइए, आपको यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं पूछ रहे. अगले इसमें है, इसमें तो आपको वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम पूछ रहे हैं. तो 3,60,000. ओके, नाउ एक्चुअल में ये 10,000 उसके लिए इनवर्ट सप्लाई है. ओके, आउटवर्ड सप्लाई प्योरली देखा जाए तो 2 लाख प्लस 150 रहेगा, 350. लेकिन उन लोग ने बोल दिया इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम. सो हमारे सप्लाई पे रिवर्स चार्ज लगेगा वैसा नहीं है ये हमने कोई इन्वर्ट सप्लाई लिया जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है. सो वी विल गो विथ विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, 3,60,000. 380 कब बनता था? अगर ये 20,000 को लेते थे तो ये तो पक्का नहीं लेना है, राइट? और 160 कब बनता था? जब सिर्फ ये दो लेते थे. 180 तो काम नहीं आएगा, 180 ये तीनों का टोटल है. सो ये तो लेना ही नहीं है ना. ये तो वैसे भी इनवर्ट सप्लाई पे रेंट है जिस पे एग्जेम्प्ट ही है. और बस, तो ये 2 लाख प्लस 150 प्लस 10. ऑल्टरनेटिवली अगर आप बोलोगे नहीं सर हम ये 2 लाख का क्रेडिट नहीं लेते हैं, 2 लाख का क्रेडिट नहीं लेते, हम लोग 3 लाख का ही क्रेडिट लेंगे. सो इन दैट केस सिर्फ ये आपका सप्लाई हुआ 150 प्लस 10. लेकिन मैं वर्डिंग्स के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज उसने जो परचेज किया है पूरे का क्रेडिट ले रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन वो 2 लाख को सप्लाई मान रहे हैं एज पर शेड्यूल 1 पैरा 1. इज दैट ओके? Amount of ITC that can be claimed by Mr. Mohan Raj for the month of June 24, including RCM transactions, will be dashed under CGST and SGST. तो वैसे तो सब कुछ केरला केरला ही लिखा हुआ है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो मतलब CGST SGST ही लगेगा. अब उसको ITC किस किस चीज पे मिलेगा ये बताइए. इनवर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज वाले, तो कौन सा 5 लाख पे. 5 लाख गुड्स का है, गुड्स पे रेट क्या दिया है? 6%. तो 5 लाख पे रहेगा 30,000 ईच. ठीक है, 5 लाख का 6%. फिर सप्लाई करने पर तो कोई ITC नहीं रहता है, उसको नहीं मिलेगा. और ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसने रेंट पे किया, वो उसमें आपने बोला कि रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा, तो रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करेगा उसका ITC लेगा कि नहीं लेगा? लेगा. सो 10,000 का कितना परसेंट? 9% ईच. कितना होता है 10,000 का 9%? 900 रुपीज. तो CGST एन उतना ही SGST. और ये वाला आइटम तो एग्जेम्प्ट है, तो 30,900. दिस विल बी हिज ITC. तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी. तो बच्चे ने जो मार्किंग किया है, आई डोंट नो बच्चे की मार्किंग है कि क्या है, बट उस हिसाब से तो
ऑप्शन ए अगर उसके जा रहा है तो थोड़ा गड़बड़ है ना? मे बी वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए दे रहा होगा एग्जाम, अभी देगा मे में अच्छे से। इज दैट ओके टिल हियर? दैट वाज केस सिनेरियो नंबर 2। डन, इतना ही था, 3 क्वेश्चंस थे। हम्म हम्म टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी 350 कैसे आएगा? टैक्स लाइबिलिटी तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रेट ऑफ टैक्स से। तो ये इसको हम लोग रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करते थे, ये जो भी सप्लाई किया 2 लाख पे भी आता था, इस पे भी आता था, ये दोनों पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती थी और इसका इनपुट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है ना? चलिए देन नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 3, ये भी पूरा जीएसटी पे है। इस पे भी आपको क्लियरली ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, 9, 10, 11। पहला पूछा है अमाउंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस विच विल बी डिडक्टेड बाय द रेसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू द गवर्नमेंट्स। टीडीएस सेक्शन 51 होता है जीएसटी में, आपको पता है। इग्नोर ब्रेकअप बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। टीडीएस का रेट क्या है? 1+1 है ना, इंटरेस्ट रेट है तो 2। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, फर्म वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट कितना? ओके, इंटरेस्ट एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी पे कितना लगेगा? 18% के हिसाब से। तो देखेंगे हम लोग, बच्चे ने हर जगह ऑप्शन ए किया है क्या? नहीं। देन मौर्य एंड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट अंटिल व्हाट? तो 3 अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, टीडीएस का पूछ लिया, ये इंटरेस्ट का, चलो ये पेमेंट चैप्टर से ही बोल सकते हैं, और ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। चलिए बताइए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करना पड़ता है? 6 साल। कहां से? एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से, 31 दिसंबर रहता है। ठीक है, सो अभी यहां पर क्वेश्चन का डेटा देखते हैं। मौर्य एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंगेज्ड इन textile manufacturing in the state of Tamil Nadu for the financial year 17-18. The due date of furnishing annual return in GSTR 9 was 7th Feb 2020, but their accountant submitted the same on 7th March 2020. तो अकाउंटेंट ने लेट सबमिट किया। नो अपील और रिवीजन और इन्वेस्टिगेशन वॉज फेस्ड फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अपील या रिवीजन, इन्वेस्टिगेशन या कुछ रहेगा तो फिर तो एनुअल रिटर्न का डेट और आगे बढ़ता है। तो ये डेटा सफिशिएंट है फॉर कैलकुलेटिंग द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन। ड्यू डेट क्या था? 17-18 का, 7th Feb 2020 ये ड्यू डेट था। ओके, फॉर वॉट एवर रीजन ये था, लेकिन ड्यू डेट ये था। ओके, उस समय डिले करते करते 7 फरवरी 2020। तो यहां से कितने साल जोड़ना पड़ेगा हमको? 6 साल है क्या? देख लीजिए, 7th Feb 2026, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये डेट तक के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपने, अपन लोग ने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर नंबर एच में। हाँ, ये देखिए, ये आपको बताया था एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट में प्लस 72 मंथ्स कर दो, तो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, नॉट द एक्चुअल डेट। एक्चुअल एनुअल रिटर्न लेट भी फर्निश किया तो ड्यू डेट से 6 इयर्स, 72 मंथ्स। देन 11th का तो आंसर हो गया। अब क्या क्या पूछा है? टीडीएस पूछा है और इंटरेस्ट ऑन आईटीसी एक्सेस पूछा है। तो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, ये इंफॉर्मेशन वो लास्ट क्वेश्चन के लिए था, क्वेश्चन 11 के लिए था। फिर ये इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को जो सप्लाई किया, ये टीडीएस के लिए दिख रहा है, और ये इंफॉर्मेशन वो एक्सेस आईटीसी वाला। मीन्स इट इज नथिंग लाइक केस स्टडी हियर, सिर्फ एक नाम कॉमन है, बाकी 3 अलग अलग टाइप का डेटा दिया है और 3 उस पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। नो मिक्सअप। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा तो भी था। चलिए बताइए, दे सप्लाइड धोतीज एंड साड़ीज टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। स्टेट गवर्नमेंट को धोती और साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया, सप्लाई किया। सप्लाई साड़ी वर्थ रुपीज 2,80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, 2,80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी at 12% to गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर तमिल न्यू ईयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या इस पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये पर्सन भी तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, या गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इस पे टीडीएस काटने को लायबल है क्या? क्या था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू? 2,50,000, उससे एक्सीड होता है तो 2,80,000 को आप करो इंटू 100 अपॉन 112, 2,50,000 ये बच्चे ने लिखा है।
250 प्लस 30, सो इट इज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000, देयरफॉर इस पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया. Then supplied dhotis worth rupees 3 lakh excluding GST at 12% to government of Tamil Nadu for scheme distribution. 3 lakh plus GST था, तो ऐसे केस में तो 2,50,000 से एक्सीड हो रहा है, तो TDS would be applicable on what amount? On 3 lakh, not on the GST amount. So 3 lakh पे 2%, 1 plus 1 रहेगा वैसे, है ना, यहाँ पर 3 lakh पे 2% का TDS एप्लीकेबल रहेगा 6,000. ये 12% का, ये 36,000 का कोई मीनिंग नहीं है जो बच्चे ने लिखा है. सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोतीज टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड एट रुपीज 3,50,000 इंक्लूडिंग GST at 12%. The said supply was made to its government undertaking in Chennai, तमिलनाडु. ठीक है, देखो सप्लाई किधर किया था? तमिलनाडु में. Invoice was issued to Andhra government in Tirupati. Now यहां पर वो वाला केस आता है. इफ यू रिमेंबर TDS का एक एक्सेप्शन था. क्या एक्सेप्शन था? हाँ, ABC वाला. क्या अच्छे से सर, कुछ भी ABC एक दूसरे को करते हैं तो नहीं मिलता है. ये क्या हो ABC होता है? देखो दो चीजें थी, मैंने एक बॉक्स में बनाया था. If location of supplier and place of supply are in state A and recipient government is in state B, तो उसमें TDS एप्लीकेबल नहीं रहेगा. What is the reason? क्योंकि उसमें वो हाँ इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो स्टेट बी वाली गवर्नमेंट तो उनका CGST SGST कट करेगी. हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, आंध्रा भवन कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली, एक एग्जाम्पल था, ज्यादा समय नहीं हुआ, याद है क्या? तो उसमें आंध्रा गवर्नमेंट क्योंकि दिल्ली में दिल्ली का सप्लायर सर्विस दे रहा है तो उसका TDS नहीं काटती है. वैसे यहां पर तमिलनाडु में तमिलनाडु का सप्लायर सप्लाई कर रहा है, एंड यू नो दैट गुड्स के सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? गुड्स के सप्लाई के केस में प्लेस वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड इफ द मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व. तो तमिलनाडु में सप्लाई किया, सप्लायर किधर का है? सप्लायर किधर का है? तमिलनाडु का है. So therefore this will not be liable to TDS. तो आपको ध्यान में है ना वो, ये हम लोगों ने देखा था, कहाँ गया वो, ये एक्सेप्शन. If location of supplier and place of supply are in state A and the recipient is in state B, तो फिर क्या होता है? तो उसमें that is an exception to TDS. तो ये वाला केस हो गया. सप्लायर तमिलनाडु में है, ये नीचे वाला सप्लायर तमिलनाडु में है, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु है, लेकिन रेसिपिएंट आंध्र प्रदेश में है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. उसमें GST TDS नहीं कटेगा. इज दैट ओके? सो मतलब इसमें भी नो TDS, तो हमको टोटल TDS कैलकुलेट करना था, तो सिर्फ 3 लाख का 2%, दैट विल बी द आंसर. ऑप्शन A 6,000. ये बच्चे की तो बैंड बनने वाली है अगर ये एक्चुअल में एग्जाम की मार्किंग है उसकी. तो इज दैट ओके? उसने मतलब अभी तक 5 हमने आंसर्स देखे, 5 गलत दिख रहे हैं. देन इंटरेस्ट का पूछा. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 द फर्म मेड रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ एक्सेस ITC अंडर IGST हेड फॉर रुपीज 1 लाख. एक्सेस अवेलमेंट आपने किया था 1 लाख का. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेस अवेलमेंट अप टू सच रिवर्सल द बैलेंस इन क्रेडिट लेजर ऑफ CGST SGST IGST वर 70,000 20,000 एंड 20,000. आपने 1 लाख एक्सेस अवेल किया था, लेकिन जब तक आपने रिवर्सल किया तब तक के आपका बैलेंस कंबाइंड बैलेंस 1 लाख से ज्यादा ही था. द फर्म आइडेंटिफाइड द रॉन्ग अवेलमेंट एंड रिवर्स द एक्सेस ITC अवेल्ड. ओके, इग्नोर ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट फॉर TDS, तो वो तो हमने ब्रेकअप छोड़ दिया था, वैसे भी टोटली किया था 6,000. अब इसमें बताइए, उसने 1 लाख रुपीज एक्सेस IGST अवेल किया था और उसका बैलेंस हमेशा 1,10,000 मेंटेन था, तो बताइए, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 53, क्योंकि हमने देखा है वहां पर कि द कंबाइंड बैलेंस इज टू बी सीन. याद है क्या? टेकन टुगेदर द कंबाइंड बैलेंस इज टू बी सीन, है ना. उसके बारे में हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था. ये 1 लाख था, इसमें मैंने आपको पूरा समझाया था, राइट. तो इसमें है ना आंसर ऑप्शन A नील. चलो फाइनली वो बच्चे को 2 मार्क मिलेंगे. तो कंबाइंड बैलेंस देखेंगे. आपको याद आ रहा है ना क्यों देखते हैं कंबाइंड बैलेंस? क्योंकि रूल्स के हिसाब से पहले
आईजीएसटी बेचारे ने यूज कर लिया होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी में बैलेंस बचा है, तो चलता है। सारे का टोटल देखो, as long as this total is more than 1 lakh, he has not utilized any amount from the wrongfully availed. Is that okay? This was case scenario 3, 6 मार्क। और देन ये 2 क्वेश्चंस और है जीएसटी के। क्या पूछा है? HSN कोड, अल्फा वे इंडस्ट्री रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑल ओवर इंडिया हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6.75 crores। कितना डिजिट? 6 डिजिट फॉर ऑल सप्लाईज। ये भी बच्चे का करेक्ट हो गया है ना। उसने इनवॉइस में कितना, और ये सेम जीएसटीआर 1 में डिटेल्स भी ऐसा ही देना पड़ता है। 5 करोड़ से ज्यादा है ना, तो इसीलिए ऐसा है। अगर 5 करोड़ से कम रहता था तो 5 करोड़ था कि 1.5 करोड़ था? 5 ही था, तो फिर 4 डिजिट्स फॉर B2B सप्लाई एंड फॉर B2C इट वॉज ऑप्शनल। एंड देन दिस क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा है। सो इट कैन नॉट हैपन दैट एग्जाम्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, तो उससे तो आएगा ही आएगा। बताइए, मिसेस पद्मिनी रिनाउंड कथक आर्टिस्ट एंड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से बस आपको चारों में से देखना है कौन सा। फीस रिसीव फॉर टीचिंग कथक 12,50,000 एग्जेम्प्ट, चैरिटेबल नहीं है ये। अगर इंडिविजुअल पर्सन अगर ट्रेनिंग देता है इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स एंड कल्चर, याद है क्या, तो एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल वाला था स्पोर्ट्स के लिए, तो ये दिस इज एग्जेम्प्ट। तो मतलब ऑप्शन में से डी तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 12,50 के ऊपर का वो एक ही है, बाकी तो छोटे छोटे। ये बच्चे का आंसर रॉन्ग हो गया। रिसीव फ्रॉम अ टीवी चैनल फॉर अपियरिंग इन वन ऑफ इट्स शोज एज गेस्ट एंकर, टैक्सेबल। इसका हमने एक सर्कुलर में पॉइंट भी पढ़ा था कि गेस्ट एंकर वाला टैक्सेबल होता है। एंड सी एवरीथिंग इज देयर इन आवर बुक, समवेयर वी हैव स्टडीड इट। देन रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कथक, बट 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। क्लासिकल आर्ट फॉर्म उसने परफॉर्मिंग किया, परफॉर्मेंस किया, तो उसमें कितना लिमिट है? 1.5 लाख का, इसलिए वो टेबल नंबर 2 बोला था। 1.5 लाख से ज्यादा का चार्ज किया तो इट विल बी टैक्सेबल, द अमाउंट एक्सीड रुपीज 1.5 लाख। उस पर क्वेश्चंस भी किया है हमने। रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस विच इंक्लूड्स बोथ वेस्टर्न एंड क्लासिकल। भले ये 1.5 लाख से कम है, बट ये वेस्टर्न भी आ गया। ये तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना? 6,70,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क का, सीधा सीधा। एंड यू डोंट इवन हैव टू मेंशन एनी रीजन और कैलकुलेशन, नथिंग। आपको सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 OMR में फिल करना है, 13 का सी। इज दैट ओके? सो कौन से चैप्टर से कितना पूछा? एग्जाम्शन चैप्टर से 2 मार्क का पूछा, इनवॉइस से 1 मार्क का, फिर ये यहाँ पर पेमेंट चैप्टर का ये दोनों पूछेंगे तो 4 मार्क हो गया। ये इनवॉइस चैप्टर का ही मानेंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो 3 हो गया, 1 + 2 3। और फिर इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर नंबर बी का हो गया है ना, शेड्यूल 1 वगैरह, बी एंड सी मिला करके ये दोनों क्वेश्चंस पूछा। ITC दैट कैन बी क्लेम्ड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वेरियस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी भी कुछ कुछ चैप्टर से यहाँ पर तो नहीं पूछा है, जैसे कि रिटर्न से नहीं पूछा, टाइम ऑफ सप्लाई वाले पार्ट से नहीं पूछा, कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ अभी तक की टच नहीं हुई है। कंपोजिशन स्कीम के बारे में नहीं पूछा, रजिस्ट्रेशन का नहीं पूछा, तो बाकी का पेपर बचा ना 35 मार्क का, तो हो सकता है उसमें पूछा रहेगा। यहाँ तक समझा क्या आपको? सो दिस इज द MCQ पार्ट अबाउट GST। इनकम टैक्स का अलग से कर लेंगे। ओके अब क्या है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो ये हम लोग एक काम करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव वाला GST का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।